बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पाकिस्तान भर से खबरें। लेकिन आज का प्रोग्राम बिल्कुल डिफरेंट नौयत का है जी। और हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान, हमारे भाई, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और इनसे हम कुछ बातें करेंगे और साथ साथ जो पाकिस्तान की सियासत है वो किस तरफ जा रही है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है। और फिर ये कि इस सारी सिचुएशन में, क्योंकि मुख्तलिफ क्या सराइयाँ, मुख्तलिफ वासाजियाँ, और आजकल एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा फोकस की जा रही है, और वो है कि आप डिस्क्रेडिट करें, क्रेडिट को डिस्क्रेडिट करना है। इसके अलावा और कोई मतमा नजर नहीं है किसी का भी। जो अच्छी आवाज है, जो अच्छा काम कर रहा है, जो आइन की बालादस्ती चाहता है, जो कानून की हुक्मरानी चाहता है, जो जमहूरियत चाहता है, जो बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, जो जान माल आबरू की हिफाजत चाहता है, और जो इसके बारे में आवाज़ उठाता है, हर उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। और अभी तो ये मामला चल रहा है ताकत के ईवानों में, और अगर ये ताकत के ईवानों से निकलकर सड़कों पे आ गया तो उसके बाद फिर क्या बनेगा। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम साबिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका मुझे ये ऑनर देने के लिए कि मैं आपके साथ बैठकर बात करूं। यानी आपके साथ कभी ऐसे मौका मिला ही नहीं। बहुत पहले की बात है जब आपके साथ कुछ प्रोग्राम्स में शिरकत होती थी, सन 2021 में। फिर जी हाँ। 22 आ गया, 22 में नहीं हो पाया। 22 में तो हालात ही खराब हो गए, अजीबो-गरीब ही हो गए। हमने शायद इकट्ठे प्रोग्राम किया था, शायद वसीम बदामी साहब का प्रोग्राम था जहाँ पे हम इकट्ठे बैठे थे इससे पहले। बिल्कुल, वो आखिरी प्रोग्राम था। उसके बाद एक जगह पे किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हो सके, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे आज साबिर भाई। नहीं, मैं काफी अरसे से कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं चाह रहा था कि जरा मतला साफ हो तो बात की जाए पुरसुकून जिस माहौल में। मुल्क में आप है यहाँ पे मतला साफ नहीं होता, अबर आलूदी रहता है। हाँ, लेकिन मतला साफ हो नहीं रहा, बल्कि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा तूफान खड़ा हो रहा है। तो अ, आप ये बताएं इमरान भाई कि मुझे तो कोई किसी किस्म का कोई शक शुबा नहीं है किसी का भी, क्योंकि पिछले 3 सालों में जो हमने फिस्तायत के रंग रूप देखे हैं वो मैंने तो कम से कम ना अपनी जिंदगी में देखे और ना अपने कैरियर में देखे। कैरियर भी मेरा है कोई 30 साल का, और ना किताबों में पढ़ा इस तरह की फिस्तायत। तो ये इसके पीछे क्या थीम क्या है? साबिर भाई, इसको ना थोड़ा सा एक हमारे कुछ लोग बदयांती करते हैं, और एक्चुअली ये बदयांती है। मैं इसके अगर इसके लिए बड़ा अच्छा लफ्ज भी इस्तेमाल करूं तो मैं ये कह दूंगा कि एक ऐसा मवाजना करते हैं जो हकायक पर मबनी नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि आप ऑरेंजेस का ऑरेंजेस के साथ आप कर सकते हैं कंपैरिजन, एप्पल्स का ऑरेंजेस के साथ आप नहीं कर सकते। दोनों का जायका अलग है, दोनों फल भी अलग है। तो ये बात लोग बड़े आराम से कह देते हैं कि जी पाबंदी तो लग जाती थी मीडिया के ऊपर, पिछले अदवार में भी इमरान खान के दौर की मिसाल दे देते हैं। ये भी कहते हैं जी मुकदमा तो पहले भी हुआ था, ये भी कह देते हैं, बहुत सारी और बातें करते हैं। मेरा ये मानना है कि 2022 में अप्रैल में जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जो पाकिस्तान में हुआ वो टोटली डिफरेंट है किसी भी जमहूरी दौर के मुकाबले में। यानी उसका मवाजना अगर आपने करना है पिछले 2-2.5 साल का, तो आप डिक्टेटरशिप से करें, और उसमें से भी आप परवेज मुशर्रफ वाली डिक्टेटरशिप को निकाल कर करें। क्योंकि परवेज मुशर्रफ वाली डिक्टेटरशिप का तो मैं गवाह हूं ना, मैं होशोआबाद में था, मैं देख रहा था। मैं उस वक्त कॉलेज में पढ़ता था, तो मैंने खुद देखा, स्कूल से कॉलेज में मैं गया, मैंने देखा वो डिक्टेटरशिप किसी और तरह की थी। ये इसकी इंटेंसिटी जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, यानी जितनी चीजों को आज नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है, यानी ये हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने हर जुल्म और हर जबर किया है। उन्होंने हर वो गंदा काम किया है जो गंदा काम तारीख के अंदर लिखा जाएगा। अब हो ये रहा है कि उनके ईमा के ऊपर कुछ लोग उन सारी चीजों को नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं मीडिया में तो पहले भी पाबंदी थी। आज हम बैठे हुए कुछ लोग नाम गिन रहे थे कि कितने मीडिया वालों को नौकरी छीनी गई। आज जुबैर अली खान की नौकरी छीनी गई है। जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में तो दिन तब्दील हो गया है, लेकिन जुबैर अली खान साहब की नौकरी छीनी गई है। इससे पहले जो है वो आपकी नौकरी छीनी गई है, मुहित पीरजादा साहब की नौकरी छीनी गई है, अहमद दुरानी साहब जो है वो कहीं काम नहीं कर पा रहे। फिर आप देखें बजाज सईद खान साहब के साथ भी यही सब कुछ हुआ है। मैं नौकरी नहीं कर पा रहा, शाहिद असलम है, कर पा रहे, शाकिर इवान साहब काम नहीं कर पा रहे, सिमीना पाशा साहबा काम नहीं कर पा रही,
सिद्दीक जान काम नहीं कर पा रहे, समी इब्राहिम साहब नौकरी नहीं कर पा रहे, हमारे जमील फारूकी साहब काम नहीं कर पा रहे, नौकरी नहीं कर पा रहे। उनको तो सबसे पहले उठा के मारा गया था, कितना उनके पास जुल्म किया गया 2022 में। तो आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं। हाँ, आरिफ हमीद भट्टी साहब, यार आरिफ हमीद भट्टी साहब का अब मुझे बताएं, बनता है उनका कितना जबरदस्त उनका एनालिसिस होता है, और वो हमेशा वो बात करते हैं जो, यानी हम अपने बारे में तो कह सकते हैं ना, बातों का हम गुस्से में आ जाते हैं, कोई बात इधर उधर कर देते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के, उनकी भी नौकरी छीन ली। अभी मैं लिस्ट देख रहा था तो बेशुमार लोगों की एक लंबी फहरिस्त है जिनकी, शाहिद असलम साहब है, वो अमेरिका में बेचारे, उनकी भी नौकरी छीन ली है। हमारे जो एहतशाम साहब है, एहतशाम अब्बासी साहब, बोल वाले हैं, उनकी भी नौकरी छीन ली है। फिर एक और हमारे एहतशाम साहब है, बैरिस्टर एहतशाम, वो भी अब पाकिस्तान से बाहर है। फिर उनके अलावा आप देखें जो अली मुमताज, वो भी कोई काम नहीं कर पा रहे, उनकी भी नौकरी नहीं है। तो पाकिस्तान में इस लेवल का जुल्म, काशिफ अब्बासी साहब का भी प्रोग्राम बंद हुआ है, तो इस लेवल के ऊपर तो मामला कभी गया ही नहीं था ना। अब इसको आप नॉर्मलाइज करके ये नहीं कह सकते कि जी पहले भी ऐसा ही होता था, पहले कभी को अगवा नहीं। खालिद जमील जेल में जा चुके हैं, अनम शेख जेल में जा चुकी हैं, असद तूर जेल में जा चुके हैं, मकबूल जान साहब के साथ क्या हुआ, जेल में जा चुके हैं, मकबूल जान साहब के साथ क्या हुआ, असद तूर को गिरफ्तार किया, क्या निकला उसमें से। फिर उसके बाद ये जो अभी मुतीउल्लाह जान को अगवा किया, साथ में उनके साकिब बशीर साहब को भी उठा लिया। जी हाँ, ये सारी चीजें वो है जो हमने माजी में कभी देखे। जनरल फैज के ऊपर कहते हैं कि वो मीडिया के ऊपर उसने टाइट किया था स्क्रू, लेकिन इतने बड़े वॉल्यूम के साथ, इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ था। आप मुझे बताएं ना कि इमरान खान के दायरे हुकूमत में, चले आप जनरल फैज के खाते में डाल दें, इमरान खान के खाते में आप ना डालें तो जनरल फैज के खाते में भी डालें, तो क्या बंदे अगवा हुए थे? इस तरह सहाफी जो है वो 5-5 महीने गायब रहे थे क्या? छोड़ना पड़ा था सहाफियों को। पहले जनरल बाजवा साहब का और जनरल नदीम अंजुम साहब का ये एक कॉम्बिनेशन चल रहा था, उसके बाद फिर मौजूदा जनरल साहब और जनरल नदीम अंजुम आ गए। ये कब खत्म होगा? ये आखिर क्या प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि स्क्रिप्ट तो लिखा था जनरल बाजवा साहब ने और जनरल नदीम अंजुम ने। मैं आपको एक खबर आज दे देता हूं, मैं 2 सहाफियों के नाम भूल गया था, आगा शेख सरवर को भी जो किया गया उनके साथ, वो भी आपके सामने है। तारिक मतीन साहब कहीं पे भी जॉब नहीं कर रहे, उनका नाम हम नहीं ले पाए। मैं अगर नाम लेता रहूंगा ना, पूरा प्रोग्राम सहाफियों के नामों में निकल जाएगा। इतने बंदों से इन्होंने रोजगार छीना इस दफा। फिर आप वो देखें जो ज़हीम नकवी साहब को, ज़हीम साहब को जो अगवा किया इन्होंने, हाँ जी, जो लाहौर से, सिर्फ एक खबर उन्होंने दी थी। अच्छा, मैं आपको एक खबर दे देता हूँ जी कि लाहौर से एक बंदा अगवा हुआ और उसको ले जाकर ISI के जो लाहौर वाला हेडक्वार्टर है, चिड़ियाघर के साथ वाला, उसकी बेसमेंट में बंद कर दिया। उसको चंद दिन वहां पे रखा और वहां पे वो बंदा बेचारा सुनता रहा कि लोगों पे टॉर्चर हो रहा है, लोग करा रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, और वो बंदा ज़हनी तौर पे बहुत डिस्टर्ब हो गया। जब उस बंदे को छोड़ा गया तो उसको ये कहकर छोड़ा गया कि आपका कोई कसूर नहीं है, हमें पता चल गया। अब आप अंदाजा करें कि इधर कैसी, और ये बंदा पकड़ा क्यों गया था, इसके पीछे की कहानी मैं आपको बता देता हूं। ये शहजादी साहिबा की ख्वाहिश के ऊपर एजेंसियों ने बंदा उठाया था। देखिए, माजी में जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी थी, ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये लोग जब बंदा उठाते थे तो ये सोचकर उठाते थे कि ये बंदा इस वक्त पाकिस्तान के लिए या रियासत के लिए खतरा है, या इनके दिमाग में ये होता था कि इसको इसलिए उठाया जाए। हमें तो यही पता था ना साबिर भाई, हमें क्या पता था कि बेचारे बेगुनाह बलोच भी उठाए जाते हैं, बेगुनाह कबायली भी उठाए जाते हैं, हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था। लेकिन ये जस्टिफिकेशन तो होती थी, जो बंदा उठाते हैं मुल्क की मफाद में उठाते हैं, कोई इस तरह करते हैं, या दहशतगर्दों को पकड़ते हैं, या ऐसे लोगों को एजेंसियां गिरफ्तार करती हैं या अगवा करती हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि एक वजीर आला को एक खबर पसंद नहीं आई और वो सहाफी जो है वो अगवा हो जाए, मुझे आप ये बताएं। रियासत जो है, मैं ISI के लाहौर के हेडक्वार्टर में 2 ऐसे बंदों को मार पड़ी है पिछले 10 दिनों के अंदर। 2 बंदों का मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे बंदों को मार पड़ी है पिछले 10 दिनों के अंदर, जिनका कसूर सिर्फ इतना था और उनको ये कहा जा रहा था मारते हुए कि तुमने मरियम नवाज के खिलाफ क्यों लिखा। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या ISI या मिलिट्री इंटेलिजेंस या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज वो इस बात का ख्याल रखेंगी कि एक खातून वजीर आला जो है उसके खिलाफ आपने स्टेटमेंट दे दिया तो वो उठा के आपके ऊपर टॉर्चर करेंगे? ये तो जाती, वो तारुल कादरी साहब की मुझे बात याद आ गई, उन्होंने कहा था कि ये अगर शरीफ खानदान को मौका मिले तो पाकिस्तान की एजेंसियों को और फौज को ये पंजाब पुलिस बना देंगे और ये अपने मातहत ले लेंगे, जाती गुलाम बना लेंगे। बना दिया ना,
मुझे तो हैरत होती है ये खबर आज मैंने बकायदा ये खबर सुनी है, मैंने इसकी तस्दीक की है कि पिछले 10 दिनों में 2-3 बंदों पे टॉर्चर हुआ है। 2 बंदे कंफर्म मैं आपको बता रहा हूं, उनके ऊपर टॉर्चर हुआ सिर्फ इस वजह से आईएसआई के लाहौर वाले हेडक्वार्टर में कि आपने मरियम नवाज के खिलाफ ट्वीट क्यों की है। भाई पुलिस उठाए मुकदमा दर्ज करे, एफआईए उठाए मुकदमा दर्ज करे, आईएसआई का क्या काम है इसके अंदर? वहां तो प्रोफेसर अयूब साहब के बेटे नहीं बैठे? सर अब जो भी है ना वो काम ये हो रहा है, मैं आपको ये बता देता हूँ, काम ये हो रहा है, जो भी है XYZ कोई भी है जो गलत काम कर रहा है वो जो भी हो, आरिफ हमीद भट्टी साहब के साथ भी यही हुआ था। उनको भी बुलाया गया और बुला के कहा गया कि आपने फॉर्म 47 की बीबी को कुछ नहीं कहना, बाकी जो मर्जी करें, लेकिन फॉर्म 47 की बीबी को आपने कुछ नहीं कहना, आप अपना रुख अनवर मोड़ लें। और ये जो ARY पे भी इस वक्त उफ्तार आन पड़ी है, इसके पीछे भी यही मामला है। और सिर्फ मुझे नहीं मालूम कि 3 और सहाफियों को धमकी मिली है अभी साबिर भाई, 3 और सहाफियों को धमकी मिली है। जो काशिफ अब्बासी साहब के साथ हुआ है उसके बाद 3 बड़े सहाफियों को इस्लामाबाद में, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, उनके ऊपर दबाव डालेंगे और उन्हें कहेंगे इमरान रियाज ने आपके नाम लिया, आप डिसोन करेंगे, आपको धमकी नहीं मिली। वो बेचारे वहां पे, आपको पता है ना कि हर आदमी खड़ा तो नहीं हो सकता ना, हर आदमी तो खड़ा होकर सामने आकर नहीं कह सकता कि हाँ मैं था वो जिसको धमकी मिली थी। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ, 3 टॉप के पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं जिनको धमकी लगी है कि ये जो काशिफ अब्बासी के साथ हुए हैं तुम लोगों के साथ भी हो सकता है, ये तुम लोगों के साथ भी हो सकता है, लिहाजा बंदे बन जाओ और हम इससे आगे भी चले जाएंगे। तो ये पीका ऑर्डिनेंस आने के बाद जो है ना पाकिस्तान के अंदर एक नया चैप्टर खोला गया है। अब बदयांती क्या होती है, जब आप मवाजना करते हैं ना कि आज ये हो रहा है तो ये तो कल भी होता रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। भाईजान मुझे बताएं ना कि ऐसा कब हुआ। और मुझे मार मार के एजेंसियां कहती थी नवाज शरीफ की सपोर्ट करो, मैं क्यों करूं भाई, मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम हूं कि तुम्हारे कहने पे नवाज शरीफ की सपोर्ट करूं? मैंने तो उसकी मुखालफत भी तुम्हारे कहने के ऊपर नहीं की, अपने दिल से की थी। यानी मैं तो ये कहता था कि भाई ये करप्ट आदमी, बेईमान आदमी है, सबूत मेरे पास मौजूद थे, कोई चैनल उस वक्त चलाता नहीं था। जब इनका फड्डा हुआ नवाज शरीफ से तो ये कहते थे नवाज शरीफ बहुत बुरा है, आज ये कहते हैं नवाज शरीफ बहुत अच्छा है। तो बात यह है कि एक दीन ईमान होना चाहिए, एक दीन ईमान होना चाहिए बंदे का। ये हर वक्त कुर्सी के साथ साथ अपने फायदे और नुकसान के लिए ना, देखिए अपने फायदे के लिए तो हमारे लिए भी यही था ना साबिर भाई कि हम बैठे रहते आराम से पाकिस्तान में अपना काम करते रहते। हुकूमत अरबों रुपया खर्च कर रही है, इश्तिहार दे रही है, ये वो कर रही है, हम भी उसी का हिस्सा बन जाते। हम कहते जी नवाजो, हमें भी नवाजो, अपनी वहां पे लाइफ एंजॉय करते पाकिस्तान के अंदर दर बदर। मैंने आपको देखा जिन हालत में आप रह रहे हैं या बाकी जो जर्नलिस्ट बाहर रह रहे हैं, वो अपने मुल्क की जिंदगी अपने मुल्क की होती है। यहाँ जिस हालत में रह रहे हैं ये किसी को अंदाजा भी नहीं है। लेकिन मौकिफ अपना चेंज नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। जिस बात के ऊपर डट गए थे उस बात के ऊपर खड़े हैं। मैंने ये एक हम बात कर रहे थे इमरान भाई, हम काम कर रहे थे पाकिस्तान के लिए, आईने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। तो हम वहीं पे खड़े हैं। अगर इन्होंने अपना ट्रैक तब्दील कर लिया है और हमने उस बस में सवारी इख्तियार करने के बजाय हमने कहा नहीं, हमें अपना जो है वो रक्षा ही बेहतर है 2 पहियों वाला। तो इसमें मैंने आपने क्या कहा था 2022 में, मैंने कहा था ना मैं इस लड़ाई में उतरा हूं अपनी मर्जी से, अगर कभी छोड़ के जाऊंगा तो अपनी मर्जी से। तुम लड़ाई छोड़कर चले गए तो मैं क्यों छोड़ूं भाई। बात यह है कि भाई आपसे नहीं लड़ा जा रहा तो आप ना लड़े, मेरी लड़ाई है, मैं लड़ूंगा। मुझे लगता है ये लोग मेरे मुल्क के लिए ठीक नहीं है, तो मेरी ओपिनियन है, मैं दे रहा हूं। हाँ, अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूं, अगर कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है कि खिलाफे आईन और खिलाफे कानून है, तो आप मुकदमा दर्ज करें। आप उठा के मुझे जान से तो नहीं मार सकते, आप उठा के मुझे गायब तो नहीं कर सकते, ये तो आप नहीं कर सकते ना। अब असल में इस वक्त जो हो रहा है ना, वो चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश हो रही है कि जितना जुल्म, जितना जबर हमने कर दिया है पाकिस्तानियों के ऊपर गुज़िश्ता 3 सालों में, उसको नॉर्मलाइज कैसे करें। नॉर्मलाइज करने के लिए अब जो है ना बंदे इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो 26 नवंबर 2022 को हुआ, 2024 को जो हुआ, 26 नवंबर 2024 को जो इस्लामाबाद में कत्लेआम हुआ, अभी एक नौजवान आज शहीद हो गया, पाकिस्तान से दोबारा खबर आई है। हाँ जी, कितनी अफसोसनाक खबर है। मर्दान के अंदर उसकी शहादत हुई है, वो जख्मों की ताब नहीं ला सका, इतने महीने उसने इलाज करवाया, 3 महीने के बाद उसकी शहादत हो गई। अब मेरा सवाल यह है कि सीसीटीवी फुटेज कहां है। मेरा सवाल यह है कि उनकी जो हेबियस की पिटीशंस हैं, जो लोग लापता हुए, उनकी हेबियस की पिटीशंस कहां है।
दरखास्त किधर है जिसपे आप FIR कटवा रहे हैं? जब पेशी होती है तो कोई जाता ही नहीं है, 2 वकील चले जाते हैं वहां पे। क्या कारकुन जो है उनका खून की कीमत नहीं है? अगर मैं ये मुतालबा करता हूं कि कारकुन आपके लिए लाखों की तादाद में निकलते हैं, और जब कारकुन कत्लेआम हुआ कारकुनों का, और जब उनका मुकदमा लगता है अदालत के अंदर, तो आप लोग MPAs, MNAs, मिनिस्टर्स, आप वहां जाते नहीं है। होना तो ये चाहिए पूरी की पूरी खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट, उनका वजीर आला, और यहां से पूरी की पूरी सेनेट और कौमी असेंबली, और पंजाब से अपोजिशन लीडर समेत सब लोग बसों में भर के आए और पहुंचे, जाके वहां खड़े हो अदालत के अंदर कि हमारा कारकुन कत्ल हुआ, हम इंसाफ लेने आए, जज साहब हमें इंसाफ दीजिए। ये वहां जाते ही नहीं इंसाफ लेने के लिए।